P फॉर फिजिक्स और P फॉर पैनिक। तो यार ऐसा होता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आते ही हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि यार स्टेप्स क्या ले, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए यार मैं शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1, मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स से समझाऊंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को क्या कॉमन स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसको यूज करके आप उसको अप्रोच कर सकते हो, उसको समझ सकते हो एंड इवन आप उसको ढंग से सॉल्व भी कर सकते हो। तो यार आते हैं सीधे स्टेप्स की तरफ। पहला स्टेप है यार, आप इस चीज को नोटिस करो कि क्या क्या गिवन है, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें उसमें ऑलरेडी दी हुई है। उसके बाद यानी कि जो जो वैल्यूज हो गए, ठीक है, जो वैल्यूज उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं वो आप नोटिस करो। क्या मास दिया है, लेंथ दिया है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, जो भी दिया हो आप उसको नोटिस करो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे होगा जो क्वेश्चन का या तो आपको हिंट देगा या फिर आपको कंसेप्ट देगा। मतलब क्या यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कहीं ना कहीं पे अगर जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगना है, ठीक है, तो वहां पे एक ना एक ऐसा वर्ड होगा या एक ना एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। क्वेश्चन में अगर आप उस सेंस में अगर आप देखोगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ये कंसेप्ट या ये हिंट यहाँ पे लग रहा है। मैं आपको आगे एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप क्या करो, एक रफ सा डायग्राम बना लो कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये हो रहा है और मुझे ये चीज फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम कहीं कहीं पे ऑप्शनल होता है बट मोस्ट केसेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मोस्ट केसेस में आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए, डायग्राम वाला पार्ट को स्किप मत करना। बेटर यही होगा कि आप डायग्राम बना लो, ट्राई करो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में। जहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं वहां पे छोड़ सकते हो, बट मोस्टली आप ट्राई करो कि आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्मूला बैठता है वो आप लगाओ और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यार मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे शिप वाला प्रॉब्लम है कि यार एक जो शिप है वो वेस्टवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है, वेस्टवर्ड्स मूव कर रही है। जैसे लेट से एक शिप ए है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखो, इसका वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यार यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिप बी है, देखो वहाँ पे उसका क्या वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका स्पीड भी दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद और क्या बोला है देखो, शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ शिप ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि यार ए है, बी है, ठीक है। तो जो साउथ है यहाँ पे नीचे की तरफ साउथ लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। यहाँ पे जो ए है वो किस तरफ मूव कर रहा है, वेस्टवर्ड्स, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। बी कहाँ पे मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। बी कहाँ पे मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड्स 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करूँ, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व कैसे करना है, हम b को स्टैटिक मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं b को स्टैटिक मान लूँ, रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं, मान लो आप b पे बैठ गए तो आप a को देख रहे हो, ठीक है। तो b को अगर आपने स्टैटिक मान लिया रिलेटिव वेलोसिटी में, हम क्या करते हैं, इसको ही ऑपोजिट करके दूसरे वाले बॉडी को पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो b को अगर मैं स्टैटिक मान लूँ तो a को मैं ऐसा मान सकता हूँ कि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर साउथवर्ड्स, है ना, यानी कि डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पे अपवर्ड था यहाँ पे साउथवर्ड्स हो गया। तो जो यहाँ पे फाइनल जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 10√2, ठीक है। अब देखो मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन बन रहा है, ए बी दोनों के बीच में 100 और ये यहाँ पे जाता हुआ 10√2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। अब अगर मुझे थोड़ा ट्रायंगल वगैरह का थोड़ा ज्योमेट्री का आइडिया हो तो मुझे पता है इस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और आपको पता है यार कि यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, तो दोनों का एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो फाइनल वेक्टर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, ये भी 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है। तो ये कैसा हो गया बताओ, यहाँ पे एक 90 45 45, ये हम मान लेते हैं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो, इसको हाइपोटेनस मान लो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे साइन 45 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है यहाँ पे, ये देखो ये है 100, ठीक है। तो 100/√2 आ गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि ए ने 100/√2 डिस्टेंस यहाँ पे इतना तक ट्रेवल किया है, ठीक है। तो 100/√2 को अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 10√2, तो कितना आ गया 100/20 यानी कि 5, तो यहाँ पे 5 आवर आ गया, ठीक है। सब कुछ किलोमीटर पर आवर पे था,
यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है, ये किलोमीटर पर आवर पे था, ये था किलोमीटर पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, तो इस केस में देखो एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन देखा, गिवन में क्या क्या हमने नोट किया, देखो यहाँ पे मैं नोट किया था, ए की स्पीड नोट की, बी की स्पीड नोट की और ए और बी का डिस्टेंस नोट किया। ठीक है 100। उसके बाद क्या किया, हमने देखा आस्ट क्या है, और आस्ट यहाँ पे क्या था बताओ, टाइम, टाइम आस्ट है यहाँ पे, तो टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट। एक चीज और, उसके बाद लगा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ हिंट वाला सीन नहीं था, हिंट तब होता मान लो जैसे कि मैंने बोला था ना कि फोर्स, मान लो यहाँ पे ऐसा बोल देता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप लगा देते कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो एक ऐसा होता है कि उसमें वर्ड्स में हिंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का हिंट है। बट यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लग गया। उसके बाद सीधे सीधे हमने डायग्राम बनाया। यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना कोई आइडिया नहीं लग पाता कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, और फाइनली कुछ जो थोड़े बहुत जो फॉर्मूले थे, काफ़ी इजी एकदम 11th-12th वाले, मतलब 11th-12th तो है ही, मतलब एकदम 10th-9th वाले फॉर्मूले, डिस्टेंस बाई स्पीड हमने लगा के आंसर हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन के एग्जांपल से भी मैं आपको फाइनली जो छोटे मोटे चीजें बच गई मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बट उससे पहले यार मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर एक सजेशन देना चाहूंगा। आप इस बुक को ट्राई आउट कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक है, एनटीए नीट यूजी, आपको दिख रहा है 101 स्पीड टेस्ट। ठीक है, इसमें 10 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 96 चैप्टर टेस्ट, 3 सब्जेक्ट टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट विद 100% सॉल्यूशंस। ठीक है यार, तो इस बुक के खास फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये काफी यूनिक और इनोवेटिव चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। ये एक मस्ट हैव बुक है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको 5000 से भी क्वेश्चन से ज्यादा आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, मतलब फुल सॉल्यूशंस इसमें अवेलेबल है, और ये आपके स्पीड और स्ट्राइक रेट दोनों इंप्रूव करने में मदद करेगा। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यार, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है आपके एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का रेडियस यहाँ पे दे रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम को हमने ले लिया है RAL। ठीक है, RAL रेडियस दे रखा है, और उसके बाद टेलुरियम का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो AL 2713 का दे रखा है RAL। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, 12553 TE का। ठीक है, RTE हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ RAL। ठीक है, तो यार काफी सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें एक चीज स्ट्राइक यहाँ पे तुरंत करना चाहिए, 27 और 125 देख के। ठीक है, क्योंकि यार ये देखो क्या है, परफेक्ट क्यूब सही है। ठीक है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप हो पाएंगी। जो प्रैक्टिस में आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यार ये चीजें प्रैक्टिस से डेवलप होगी कि यार आप इसको देखते ही तुरंत नोटिस करोगे, अरे यार ये तो क्यूब्स है, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। तब भी आपका दिमाग जाएगा कि हाँ यार मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, R = R0 A⁴ ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ दी एटॉमिक मास अगर मैं लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला में लगाना है, फटाफट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे एक चीज स्किप हो गई, यहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है यार, यहाँ पे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायग्राम चीज थोड़ी ऑप्शनल है, बट आप ट्राई करना मैक्सिमम किसी में आप बनाओ। थोड़ा यहाँ पे आप आइडिया के लिए बना सकते हो यार, जैसे कि एल्यूमिनियम का थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, टेलुरियम का बड़ा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि यार वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम किसके, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो, तो जितना ज्यादा एटॉमिक मास बढ़ रहा है उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से रेडियस के क्यूब तो 1/3 समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बेसिक आइडिया भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक चीज और देखो, गिवन हमने देख लिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, आस्क्ड हमने देख लिया जो पूछा गया है, हिंट और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जो हिंट मैंने आपको समझाया कि यार ये देखते ही मैं समझ गया। वैसे भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप इतना दिमाग नहीं भी लगाओ तो 125 27 देखते ही आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, डायग्राम ऑप्शनल था, यहाँ पे बनाने की इतनी जरूरत नहीं थी, फिर भी आप ऑप्शनल बना सकते हो कि यार ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, वॉल्यूम होता है रेडियस का क्यूब, तो आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सीधे फॉर्मूला आपको पता ही है। चलो अब फटाफट करते हैं। यहाँ पे हो गया तुम्हारा, पहले एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के केस में ले लेते हैं। ठीक है, RAL = R0 27 का क्यूब रूट, ठीक है, अपॉन RTE हम ले लेंगे R0 125 का क्यूब रूट। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया R0 कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 3/5
RAL अपॉन RTE, तो टोटल कितना आ जाएगा RAL इंटू 5/3 इक्वल टू RT। ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ रहा है कि यार 3/5 हो नहीं सकता, ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली TE वाले का वॉल्यूम ज़्यादा है तो रेडियस भी बड़ा ही होगा, समझ गए। तो ये डायग्राम से क्लियर हो गया, तो 3/5 कट गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 13/53 की 1/3 ये भी कट गया। तो अब ये दो ऑप्शन में तुम्हें पता ही है आंसर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। फटाफट मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देता हूँ। यूनिट्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्शनल एलिमिनेशन। ये कैसे, जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, इसमें लेट से यहाँ पे आर के जगह यहाँ पे कहीं पे मीटर होता, तो तुम्हें पता है यार कि टाइम पूछा है, तो टाइम में यूनिट का भी मीटर हो नहीं सकता, तो तुम पहला ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी काट देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट्स को यूज करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, वैल्यूज को यूज करके ऑप्शनल एलिमिनेशन कर सकते हो। कैसे, मान लो यहाँ पे क्या क्या दिए हुए देखो, 0, 5 आवर्स, 5√2, 10√2। अब तुम्हें यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें इसके आसपास ही होगी, 100 है, 10 है, 10 है। अब मान लो यहाँ पे दे देता 10,000, ठीक है, 10,000 आवर्स, तो ऑब्वियसली इतना फिजिबल नहीं है, तो तुम उस चीज को भी कट कर सकते हो। मतलब मान लो अगर तुम्हें कोई वैल्यू ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, बिल्कुल तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो उस चीज को भी तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर सोच सकते हो कि यार ये तो गलत ही लग रहा है। उसके बाद यूनिट जरूर चेक करना है यार। कई बार जैसे यहाँ पे आर था, आर की जगह उसको वो क्या दे देंगे, सेकेंड्स में दे देंगे, ठीक है, या मिनट्स में दे देंगे। मिनट्स में दे ही सकते हैं, चलो सेकंड्स तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बट मिनट्स में तो दे ही सकते हैं। मान लो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट करके जो भी होगा, 5 आवर्स का उन्होंने 300 मिनट्स डाल दिया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, गलत कर सकते हो। 5 मिनट एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा 300 मिनट। आपका आंसर आया 5, आपने सीधे 5 टिक किया, ठीक है, सीधे 5 टिक नहीं करना है, वहाँ पे 300 मिनट्स आंसर हो जाएगा। तो यूनिट्स को जरूर चेक करना, ये तो तुम्हें डबल चेक करना ही है। साथ ही साथ कैलकुलेशन को भी डबल चेक करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है और एग्जामिनर को पता होता है कि कहाँ कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ बार बार कर रखा है और इतने सालों से नीट हो रहा है, तो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लग गई है कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक वाले ऑप्शन भी होते हैं उसमें, तो डबल चेक जरूर करना है यार कैलकुलेशन को। और लास्ट, ऑल ऑप्शंस को रीड करना ही है। वैसे बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे ऑल ऑफ दिस ज़्यादा चलता है, बट यहाँ पे भी कई बार ऑल ऑफ दिस हो सकता है। मान लो एक ऑप्शन मिनट में डाल दिया, एक ऑप्शन सेकंड में डाल दिया, एक ऑप्शन आवर में डाल दिया, ऐसे कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट तीनों की वैल्यू मतलब कन्वर्ट करके दे रखी होगी। मतलब जो आंसर आर में है उसी को आर को कन्वर्ट करके मिनट में भी दे रखा है, फिर उसको सेकंड में भी दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, और चौथे में ऑल ऑफ दिस दे दिया। तो इस ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस का एटलीस्ट ध्यान रख लेना, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट का भी ध्यान रख लेना। तो यार मेन तो देखो इतना ही था, दैट्स इट यार। आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप कुछ ना कुछ सीखे होगे कि यार फिजिक्स को आप कैसे और सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।